हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सेक्शन पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। तो सबसे पहले तो आप यही बताइए आप लोग कैसे हैं और आपके एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है। क्या मटेरियल जो आपको मिल रहा है वह सफिशिएंट है, आप उसको कवर कर पा रहे हैं या फिर ओवरलैपिंग सिचुएशन है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या सभी चीज़ें बहुत सही से चल रही है, आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं जितनी चीज़ें आपको मिलती है उनकी। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज की अगर बात करें, आज के सेशन में हम आपका सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आपके सभी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। और अगर बात करें कि सामाजिक अध्ययन के सिलेबस की, तो इसकी बहुत ही जल्द आपको सभी कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस मिलने वाली है, तो उसके लिए आपको परेशान होना नहीं है। आप सभी जानते हैं कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है सामाजिक अध्ययन का और 50 नंबर का आपका पेपर भी आता है, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। सभी चीज़ें आपको समय से प्रोवाइड कर दी जाएगी। बस आपको करना ये है कि जितनी चीज़ें आपको मिल रही है आपको उनको बहुत अच्छे से लेके चलना है, ठीक है। उनमें कोई भी कमी आपको नहीं रखनी है, उनको रेगुलरली अपडेट होते रहना है, रिवाइज करते रहना है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। 2016 के प्रश्नों का संग्रह है पहले, उसके बाद 17 की बात करेंगे, ठीक है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए। सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे आपको मिलेंगे आज की क्लास में। तो चलिए शुरुआत कर ही लेते हैं, फिर देरी किस बात की। पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसने किए थे। दोस्तों, हिंद यूनान यानी इंडो यूनानियों ने किए थे, ठीक है। हिंद यूनान ने, हिंद यूनानियों भी कह सकते हैं आप, हिंद यूनानियों। हिंद को क्या कहते थे इंग्लिश में, हिंद को हम इंग्लिश में कह देते हैं इंडो, और यूनानी तो यूनानी है ही, ठीक है। तो हिंद यूनानियों ने किए थे सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी। अगला क्वेश्चन है, बारहमिहिर कौन है। बारहमिहिर कौन है ये आपसे पूछ लिया गया है। तो दोस्तों, बारहमिहिर गुप्तकालीन महान गणितज्ञ तथा ज्योतिषाचार्य थे, ठीक है। क्या थे? गुप्त काल के महान गणितज्ञ तथा ज्योतिषाचार्य थे, ठीक है। कौन? बारहमिहिर, ठीक है। याद रख पाएंगे आप, ये गुप्त काल से संबंधित है और गणितज्ञ थे उस समय के बहुत अच्छे, और ज्योतिषाचार्य थे। अगला क्वेश्चन है, और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, मिल जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया। दोस्तों, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसका निर्माण तो करवाया था गंगवंश के राजा ने, ठीक है, जिसका नाम था नरसिंह देव या नरसिंह देव प्रथम। इसने करवाया था कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण, और यह स्थित है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में, और पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। चलिए एक बार इनकी लैंग्वेज में भी जान लेते हैं। पूछा गया है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में है। दोस्तों, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, और सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। दोस्तों, एक बात मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो की क्लैरिटी सही नहीं लग रही है तो आप अपने फ़ोन की सेटिंग से उसको चेंज करके बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल क्लियर ही आपको वीडियो मिलती है। वो आपके फ़ोन की क्वालिटी कम हुई रखती है, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं। ऐसे 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, ठीक है। राइट साइड में इधर टॉप राइट साइड में, तो आपको इधर से यहाँ पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेना है, तो आप बहुत अच्छे सब कुछ देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल एकदम आपके लिए साफ ही चीज़ें भेजी जाती है बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, चोलों के शासनकाल में जनपद तथा गांव में क्या कहा जाता है। चोलों के शासनकाल में जनपद और गांव को क्या कहते थे, ये पूछा यहाँ पर गया है। तो चलिए जान लेते हैं। चोलों के शासनकाल में जनपद को जानते थे नाडु के नाम से, ठीक है, नाडु, और गांव को कहते थे कुरुम, ठीक है, कुर्रुम। तो आपको पता चल गया, जनपद को क्या कहते थे, नाडु, जनपद को क्या कहते थे, नाडु, और गांव को कहते थे कुर्रुम, ठीक है, कुर्रम। अब आपको याद हुआ कुर्रम, और जनपद को नाडु, गांव को कुर्रम। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहाँ पर हुआ। दोस्तों, जो पानीपत का युद्ध था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ही तो हुआ था, ठीक है। आपको ये ट्रिक से याद कराया गया है कि कौन कौन से किस किस के बीच में युद्ध हुआ। शायद मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में ये ट्रिक नहीं दी है, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, इसकी परेशानी आपको नहीं लेनी है।
चलिए एक बार पूरे डिटेल में जान लेते हैं कि सन 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं बाबर का मुकाबला हुआ या युद्ध हुआ, ऐसा कह सकते हैं। तो युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हो गई और इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर ने लोदी वंश का अंत करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। अब आपको दोस्तों इस क्वेश्चन से बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए। क्या क्या? एक तो बाबर ने क्या की थी, बाबर ने की थी मुगल वंश की स्थापना, ठीक है, किसकी? मुगल वंश की स्थापना की थी। और इब्राहिम लोदी का युद्ध कह सकते हैं आप किसके साथ हुआ, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई, तो बाबर के साथ हुआ, ठीक है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो भी आपको यहाँ से पता चल गया, क्योंकि इसके बाद तो फिर मुगल वंश की स्थापना हो गई, तो अंतिम शासक कौन हुआ? इब्राहिम लोदी हो गया। और पानीपत का जो युद्ध था वो कब हुआ, तो वह हुआ 1526 में, प्रथम युद्ध शायद, ठीक है, 1526 में। तो अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है, कई सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पर क्लियर हुए। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों में जकात का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जकात का अर्थ पूछा गया है, चलिए जान लेते हैं जकात का अर्थ क्या था। अपनी वार्षिक कमाई का 2.5% का दान करना ही जकात कहलाता था, ठीक है। और यह प्रथा किसने चलाई थी? मोहम्मद साहब ने। इन्होंने, क्या हुआ था इसमें कि जो वार्षिक कमाई होती थी उसका 2.5% दान करना ही जकात कहलाता था, ठीक है, जकात। 2016 में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह चल रहा है अभी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटी के नीचे अर्ध स्तर में 3 परतें कौन कौन सी है, ठीक है, 3 परतें कौन कौन सी है, अर्ध स्तर में पूछा गया है। तो चलिए बताते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में नीचे अर्ध स्तर में निम्नलिखित 3 परतें होती है, कौन कौन सी? सियाल, सीमा और नीफे, ठीक है, सियाल, सीमा और नीफे भूपर्पटी के नीचे पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सियाल, सीमा और नीफे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आग्नेय शैल की विशेषताएं बताइए। आग्नेय शैल की क्या विशेषताएं होती है? तो दोस्तों एक तो ये होती है आग्नेय शैल की, ये चट्टानें जीव जंतु एवं वनस्पति रहित होती है, ठीक है, इन सबसे अलग होती है। ये चट्टानें जीव जंतु और वनस्पति रहित होती है। और ये रेवेदार चट्टानें होती है, ये कठोर एवं पारगम्य चट्टानें होती है, यानी आर पार इनकी नहीं देखा जा सकता, कठोर होती है बहुत ज़्यादा। इन चट्टानों में परतें नहीं होती है, ठीक है, इन चट्टानों में परतें भी नहीं बनी होती है। तो ये विशेषताएं है आग्नेय शैल की या आग्नेय चट्टानों की। कौन कौन सी? ये चट्टानें जीव जंतु एवं वनस्पति रहित है, ये रवेदार चट्टानें होती है, ये कठोर एवं अपारगम्य चट्टानें होती है और इन चट्टानों की में परतें नहीं होती हैं। अब चीज़ें क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए जाते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों ज्वालामुखी होते हैं 3 प्रकार के। मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में, मल्टीपल जो इस क्वेश्चन में आया था और हमने तीनों के बारे में जाना भी था वहाँ पर। इसीलिए कहती हूँ आप कोई भी क्लास मिस मत किया कीजिए, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कि कहाँ पर कौन सी चीज़ ऐसी आ जाए जो आपके पेपर में सीधी सीधी पूछ ली जाए, ठीक है। तो पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, अगला है सुषुप्त ज्वालामुखी एंड द थर्ड वन इज मृत या शांत ज्वालामुखी, ठीक है। सक्रिय, सुषुप्त और मृत या शांत ज्वालामुखी। क्लियर हो गया आपको 3 प्रकार कौन कौन से हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भाई ये बताइए बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो पवन द्वारा रेत तथा बालू के निक्षेप में निर्मित टीलों को क्या कहते हैं? बालू का स्तूप कहते हैं, यानी बालू का स्तूप कहते हैं। बालू क्या होती है? बालू के बारे में तो आप जानते हैं, बालू होती है मिट्टी, ठीक है, क्या होती है? मिट्टी होती है। तो जब बालू इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, और उससे टीले बन जाते हैं, तो बालू के द्वारा बने हुए टीले या तो वे हवा के द्वारा, ठीक है, बहकर, या फिर रेत के टीले, बालू के टीले इस तरीके से बन जाते हैं, तो उनको ही क्या कह देते हैं? उनको बालू का स्तूप कह देते हैं, ठीक है। आप इसको अलग अलग करके पढ़िए, बालू का स्तूप कहते हैं, ठीक है। अब आगे आपको समझ में इन स्तूपों के आकार में तथा स्वरूप में बहुत विविधता देखने को मिलती है। विविधता तो मिलेगी ही, क्योंकि
ये क्या होते हैं, या तो हवा के द्वारा, ठीक है, या झीलों में कहीं भी जो है बाढ़ के द्वारा, या बाढ़ वाले क्षेत्रों में पानी के द्वारा मिट्टी बहकर इस तरह के टीले बन जाते हैं। तो एक जैसा स्वरूप तो उनका बिल्कुल नहीं होगा देखने में, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि अलग अलग स्वरूप होता है, अलग अलग स्वरूप होता है सभी का देखने में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। बालू का स्तूप का निर्माण शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों के अलावा सागर तटीय भागों में, झीलों के रेतीले प्रदेशों में होकर प्रवाहित होने वाली सरिताओं यानी नदियों, ठीक है। सरिता किसे कहते हैं, नदी का ही तो पर्यायवाची होता है, के बाढ़ के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब आपको ये भी पता चल गया कहाँ पर पाए जाते हैं, झीलों के रेतीले प्रदेशों से होकर प्रवाहित होने वाली सरिताओं के बाढ़ के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्ट्रल तथा बिजर्ड किस प्रकार की हवाएं हैं। तो चलिए जान लेते हैं मिस्ट्रल हवाएं कैसी होती है और बिजर्ड या हिम झंझावत हवाएं कैसी होती है, ठीक है। इनके बारे में जानेंगे तभी आप इनको समझ पाएंगे। मिस्ट्रल हवाएं कौन सी होती है, चलिए सबसे पहले तो बात इन्हीं की कर लेते हैं। यह ठंडी ध्रुवीय हवाएं होती है, यानी जो ध्रुवों पर चलती है। जैसे ये हमारा ग्लोब है तो यहाँ पर इसके जो ये वाले पोल होते हैं इन्हें ही ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो ये ठंडी और ध्रुवीय हवाएं होती है जो रोन नदी की घाटी से होकर चलती है, ठीक है। रोन नदी की घाटी से होकर चलती है। अगला क्वेश्चन है, बिजर्ड या हिम झंझावत कौन सी हवाएं होती है। यह बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं होती है, यानी ये भी ध्रुवीय हवाएं हैं, ये भी ध्रुवीय हवाएं हैं। रूस के टुंड्रा प्रदेश एवं साइबेरिया में बिजर्ड का स्थानीय नाम क्रमशः पुराग व बुरान है। यानी अगर बात करें कि जो साइबेरिया में इसका स्थानीय नाम है टुंड्रा और साइबेरिया का, ठीक है, ये दो नाम हैं। इनको हम किस नाम से जानते हैं, स्थानीय नाम से पुर्गा और बुरान, इन दोनों नाम से जानते हैं। और यहीं पर ये हवाएं चलती है जो कि बर्फ़ के कणों से युक्त होती हैं। इसके अंदर बर्फ़ के कण होते हैं छोटे छोटे, और बहुत ही ठंडी हवाएं होती है, ध्रुवों पर चलती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा कब बनाई गई, इसमें कुल कितने लोग थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये वेरी शॉर्ट नहीं, आप शॉर्ट समझ कर चलिए क्योंकि इतना अच्छा खासा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। दोस्तों संविधान सभा की अगर बात करें तो उसमें कुल सदस्य थे जब संविधान का निर्माण किया गया 389, ठीक है, 389, 389 जो है उसके संविधान के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे और 93 सदस्य देसी रियासतों से थे, तथा शेष जो 4 सदस्य बचे वह चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से आते थे, ठीक है, पता चल गया। अब 389 में से कौन कौन थे, 292 तो वे थे जो ब्रिटिश थे या ब्रिटिश प्रांतों से आते थे, 93 सदस्य देसी रियासतों से, और जो बचे 4 शेष थे वे चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से आते थे। ये तो आपको पता चल गया कि कितने थे और कहाँ कहाँ से आते थे। आगे बात करें, हम संप्रभु राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है, ठीक है, हर एक राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है और भारत का भी अपना एक अलग पृथक संविधान है जिसे संविधान निर्मात्री सभा ने तैयार किया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है, और सर्वसम्मति से सभा के स्थायी अध्यक्ष चुना गया इन्हीं को। आगे बात करें, 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये कैसे अध्यक्ष थे, ये थे अस्थायी, ठीक है, इन्हें अस्थायी रूप से चुना गया था। लेकिन जब दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 में, जब दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की, तो उसमें वरिष्ठ नेता जो कि राजेंद्र प्रसाद जी है, इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया जाता है। और संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही 13 दिसंबर 1946 को
प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों आपका क्वेश्चन का आंसर तो यहीं तक खत्म हो गया था, लेकिन आगे जो कुछ आपके लिए बातें बताई गई है ना वो बहुत ही महत्व रखती है। ठीक है, ये बहुत महत्व रखती है जितनी भी चीज़ें आपको आगे क्लियर की गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर कई क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। कौन कौन से चले ढूंढते हैं इसमें। ठीक है, आप कितने क्वेश्चन इससे लगा पाएंगे। सबसे पहला, संविधान सभा के कुल सदस्य कितने होते हैं। ठीक है, संविधान सभा के कुल सदस्य कितने होते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है मल्टीपल चॉइस में। तो कितने होते हैं, 389, 389। ठीक है, 389। और अगर उसमें पूछ लिया जाए कि उसमें जो ब्रिटिश प्रांत है उससे कितने सदस्य थे, तो 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से और 93 सदस्य देसी रियासतों से। और बाकी बचे जो शेष सदस्य है 4, वे कौन थे, वे थे चीफ कमिश्नर। ठीक है, 4 सदस्य कौन थे, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से आते थे। आपको पता चल गया, 4 क्वेश्चन तो आपके यहीं से निकल जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हर संप्रभु राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है, भारत का भी एक अपना संविधान है। और जिसको किसने तैयार किया है, भारत का संविधान किसने तैयार किया है, तो संविधान निर्मात्री सभा ने तैयार किया था। ठीक है, अब आगे बात करें। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए। तो आपको पता होना चाहिए कितने स्थानों के लिए चुनाव हुए, 296। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब होता है, ये आपसे पूछा जाता है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को। और जो पहले संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। पहली बैठक जो हुई, ठीक है, पहला अधिवेशन जो हुआ उसमें कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इनको कैसे सदस्य चुना गया, अस्थायी सदस्य चुना गया। तो यहाँ भी आपको एक क्वेश्चन और बन जाता है। फिर 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, और एक ये हो गया कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, दूसरा अधिवेशन होता है। और किसे चुना जाता है, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, अब आगे बात करें। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और कब किया, 13 दिसंबर 1946 को। अब आप देख सकते हैं इतने से क्वेश्चन में आपको कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिली। ठीक है, इसी तरीके से आप इनमें से आंसर निकाला करिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको बहुत सही से समझ में आया होगा। क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं। पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं, तो चलिए बताते हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य उस राज्य को कहा जाता है जिसमें राज्य की निगाह में सभी पंथ और धर्म समान होते हैं। ठीक है, सभी पंथ और धर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, पंथ निरपेक्ष कहते हैं। ठीक है, पंथ निरपेक्ष यानी कोई भी उनमें क्या ना किया जाए, भेदभाव ना किया जाए, सबको समान निगाह के साथ देखा जाए, तो उस राज्य को हम क्या कहेंगे, पंथ निरपेक्ष कहेंगे। क्लियर हो गया आपको किसको कहेंगे। आगे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको सभी मिलने वाले हैं। अगला है, कालिदास के 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। कालिदास के 2 ग्रंथ आपको बताने हैं, तो चलिए बताते हैं। रघुवंश महाकाव्य और अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, रघुवंश महाकाव्य और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास के दोनों ग्रंथों के नाम हैं। कौन कौन से, एक बार और रिवाइज करिए। बिल्कुल सही, रघुवंश महाकाव्य और अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, दोनों याद हो गए आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्तकालीन चित्रकला में 2 केंद्रों के नाम बताइए। कि जहाँ पर चित्रकला बहुत ज़्यादा फेमस थी, वहाँ के आपसे 2 नाम पूछे गए हैं। गुप्त काल के समय की बात हो रही है। तो दोस्तों, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। आपने 3 नाम जान लिए, इन्होंने पूछा था 2, लेकिन आपने 3 जान लिए। कौन कौन से, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। यहाँ पर दोस्तों चित्रकला के मुख्य केंद्र होते थे गुप्त काल के समय में। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांत का नामोल्लेख कीजिए। ठीक है, नामोल्लेख कीजिए कि भाई राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, इससे संबंधित 2 सिद्धांत आपको बताने हैं। चलिए जानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न भारतीय इतिहासकारों में बहुत ही विवादग्रस्त है। ठीक है, यानी सबके अलग अलग मत है। वो कैसे, कि महाभारत में राजपूत शब्द का उल्लेख कुलीन क्षत्रिय वंश से किया गया है। क्या किया गया है,
कि जो महाभारत है उसमें कहा गया है कि राजपूत कौन होते हैं, जो बहुत ही कुलीन और क्षत्रिय वंश के होते हैं वो होते हैं। और बाण के हरिश्चरित्र में राजपूत शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया गया है, सैनिकों हेतु प्रयोग किया गया है। अब तक राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कोई भी सर्वमान्य मत स्थापित नहीं किया जा सका है। क्यों? क्योंकि सभी विद्वानों के अलग अलग विचार है। कोई तो मानता है कि कुलीन क्षत्रिय वंश है और कोई मानता है कि सैनिक थे। ठीक है, तो इस संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए। तो चलिए उन सिद्धांत के बारे में जानेंगे और पता करेंगे कि ये क्या आखिर मानते हैं। ठीक है, पहला है विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत। विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार हम देखेंगे कि इतिहासकार कर्नल टांड ने अग्निकुंड अड वाली अनुश्रुति के आधार पर राजपूतों को विदेशी बतलाया। यानी इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो राजपूत थे वो विदेशी थे। ठीक है, उनका मत है कि राजपूत सिथियन या शकों के वंशजों से थे जो 6वीं शताब्दी के लगभग भारत में प्रविष्ट हुए थे। इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासन बन बैठे या शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर हिंदू जाति व्यवस्था के अंतर्गत ले लिया गया था। चूँकि वे शासन का काम करते थे और यही काम क्षत्रियों के भी थे, अतएव उन्हें क्षत्रियों की श्रेणी में भी रखा गया है और वे राजपूत कहलाए। चलिए दोस्तों, इसको अपनी लैंग्वेज में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बताया गया, तो यह इतिहासकार कर्नल टांड के द्वारा। ठीक है, ये विदेशी है तो कर्नल टांड के द्वारा बताया गया। और इन्होंने क्या कहा कि जो यहाँ पर राजपूत है, ठीक है, वो यहाँ के नहीं है, वो विदेशी थे। उन्हें विदेशी बताया और यह कहा कि जब वो विजेता होकर यानी यहाँ के भारत के हिस्सों पर जीत करके भारत में आए और यहाँ के शासन बन गए तो फिर हिंदुओं ने क्या किया, उनका अग्नि संस्कार किया और उनको हिंदू जाति की व्यवस्था के अंतर्गत उनको ले आए। ठीक है, और वे शासन का काम करते थे तो इसलिए उनको क्षत्रिय भी कहा जाने लगा। तो इसीलिए उनको क्षत्रिय की श्रेणी में भी रखा गया और वे राजपूत कहलाए। पहली बात तो ये थी। अब आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब अगला है अग्निकुंड का सिद्धांत। ठीक है, अग्निकुंड का सिद्धांत, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों कुछ विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसके आधार पर? पृथ्वीराज रासो। किसके द्वारा लिखी गई थी पृथ्वीराज रासो? कोई बता पाएगा? जल्दी से बताइए कमेंट करके। ठीक है, के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि प्रतिहार, प्रमार, चालुक्य एवं चौहान राजपूत अग्निवंशी है। ठीक है, आबू पर्वत पर विशिष्ट जी का एक यज्ञ अग्निकुंड था जिसमें प्रमार, प्रतिहार, चालुक्य एवं चौहान आदि राजपूतों की उत्पत्ति हुई और राजपूतों के ये 4 वंश अग्निवादी कहलाए। ये राजपूतों के वंश कहलाए 4। ठीक है, कौन कौन से? प्रमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौथा है चौहान। ठीक है, ये 4 क्या है? ये है दोस्तों राजपूतों के 4 वंश। ठीक है, और इनको चारों को मिलाकर के क्या कहा जाता है? अग्निवादी कहलाया जाता है। इन जातियों से संबंधित कुछ अन्य प्रमाणों से इसका संबंध क्षत्रिय कुल से भी स्पष्ट होता है। राजपूतों की उत्पत्ति का यह सिद्धांत ऐतिहासिक दृष्टि से उचित नहीं जान पड़ा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसीलिए इनके जो है सही साक्ष्य नहीं मिल पाते हैं, तो इसीलिए इस बात को लेकर के कन्फ्यूज़न बना हुआ है। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 2016 में ही पूछे गए प्रश्न अभी तक सभी आ रहे हैं। भोज किस वंश के राजा थे? भोज, तो दोस्तों भोज परमार वंश का राजा था। ठीक है, कौन से वंश का? परमार वंश का राजा था और उसकी राजधानी थी धारा नगरी। ठीक है, धारा नगरी। कौन सी थी उसकी राजधानी? धारा नगरी थी। ठीक है, और कौन से वंश का राजा था? परमार वंश का राजा था भोज। ठीक है, याद रख पाएंगे। परमार वंश का राजा कौन था? राजा भोज था और राजधानी कौन सी थी? धरा नगरी। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल गया कि गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध
रचना थी? दोस्तों गीत गोविंद जो रचना है यह है जयदेव की, ठीक है, बहुत फेमस है और एग्जाम में बहुत पूछी भी जाती है, तो आपको याद रखनी होगी। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने, ठीक है, जयदेव ने। आगे है खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया? तो चंदेल राजाओं ने कराया था, ठीक है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल के राजाओं ने कराया था। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भक्तिकालीन दो सिद्धांत के नाम बताइए, ठीक है, ये दो संतों के नाम बताइए, ठीक है। क्या पूछा गया? यहाँ पर संत पूछा गया है कि जो भक्तकालीन दो संतों के भी, किन्हीं के भी दो के आप नाम बता दीजिए, लेकिन हमने यहाँ पर बात कर ली है 4 के बारे में। अगर जो आपके याद रहे और क्वेश्चन पूछा जाए आप वही नोट कर लीजिएगा। रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक और कबीर, ठीक है। कबीर, रामानंद, गुरु नानक और रामानुजाचार्य, ठीक है। ये आपको 4 के 4 याद रखने हैं। जो आपसे पूछे जाए, जितने पूछे जाए आप उतने बता दीजिएगा। चलिए अब हम अपनी क्लास को ख़त्म करने की ओर है। बस 2 क्वेश्चन आपके बाकी रह जाते हैं। क्या है? जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए कि जलवायु से आप समझते क्या है, ठीक है। तो जलवायु किसी भी बड़े इलाके का सामान्य मौसम है। कि जब हम मौसम की बात करते हैं तो मौसम तो दोस्तों समय समय पर और बहुत ही कम दूरी पर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर मौसम का हाल आप जाने कि मेरठ का अलग है, दिल्ली का अलग है, ठीक है, इस तरीके से समय समय पर थोड़े थोड़े ही अंतराल पर क्या हो जाता है, मौसम चेंज हो जाते हैं। लेकिन जब बात आती है जलवायु की तो ये एक बड़े इलाके को कवर करती है, ठीक है, बहुत बड़े इलाके को, देशों को कवर करती है, जो एक लंबे समय से बना रहता है। यानी इसका समय बहुत लंबा होता है। ऐसा नहीं होता कि आज कोई सी जलवायु, अगली कोई सी, अगले दिन कोई सी, ठीक है, इस तरीके से नहीं होता। ये काफ़ी दिनों तक बनी रहती है। अन्य शब्दों में किसी इलाके में किसी एक प्रकार का औसत मौसम अगर लंबे समय तक बना रहता है तो उस इलाके की जलवायु को कहा जाता है, ठीक है, उस इलाके की जलवायु कहा जाता है। और मौसम क्या होता है? मौसम कुछ ही दिनों या कुछ ही घंटों में बदल जाता है। वहीं जलवायु को बदलने में सैकड़ों या हजारों साल का समय लगता है। अब आपको पता चल गया मौसम और जलवायु के बीच में क्या अंतर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 395, ठीक है, अनुच्छेद 395 है। अभी इनकी बढ़ोतरी भी हो रही है, लेकिन आपको यही याद रखना है, ठीक है। अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद है भारतीय संविधान सभा के, ठीक है। आर्टिकल्स कितने हैं? 395 आर्टिकल्स है। तो चलिए गाइस, आज की क्लास हमारी यहीं पर लगभग ख़त्म हो चुकी है। आपको आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करें। सो थैंक यू सो मच गाइस। आपसे फिर से मुलाकात होगी कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।